देखिए, सबसे पहले बात हम करेंगे फ्रांस की राजधानी पेरिस में हो रहे पैरालंपिक खेलों की, जहां पर भारत के खिलाड़ियों ने अब कमाल करके दिखाया। भारत ने टोक्यो पैरालंपिक के 19 पदकों के रिकॉर्ड को पीछा छोड़ दिया। अब 20 मेडल जीतकर इतिहास हिंदुस्तान ने रच दिया है। ये किसी एक पैरालंपिक में भारत के सबसे ज्यादा मेडल यानी सर्वश्रेष्ठ अब ये रिकॉर्ड बन गया है। भारतीय पैरा एथलीटों ने कमाल का प्रदर्शन करते हुए सिर्फ आधे घंटे में 4 मेडल अपने नाम कर लिए। इन 20 पदकों में अगर हम देखें तो देखिए 3 गोल्ड, 7 सिल्वर और 10 ब्रॉन्ज मेडल अब शुमार हैं। जाहिर सी बात है, भारत इस बार 25 पार का टारगेट लेकर चल रहा है। ऐसे में भारतीय एथलीट्स इस लक्ष्य को हासिल करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। अवनी लेखरा ने शुरू हुआ इनका ये जो सफलता का सफर लगातार जारी है और इन खेलों का आयोजन 8 सितंबर तक होने जा रहा है। भारत जो है 12 डिसिप्लिन में प्रतिस्पर्धा कर रहा है, जो टोक्यो से 3 ज्यादा है। देखिए, तस्वीरें सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन की आपको दिखा रहे हैं किस प्रकार 20 मेडल इस बार हिंदुस्तान की झोली में आए हैं पैरालंपिक खेलों में, और आगे और मेडल्स आने की उम्मीद है। इसी के साथ इतिहास फिर से न सिर्फ रचा जाएगा, बल्कि उम्मीदें एक बार फिर से तमाम हिंदुस्तान। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि पेरिस पैरा ओलंपिक में भारत ने 20 पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। इससे पहले टोक्यो पैरा ओलंपिक में भारत ने 19 मेडल जीते थे। पेरिस में भारतीय दल अब तक सबसे ज्यादा 20 पदक पर कब्जा जमा चुका है, जिसमें भारत का 3 गोल्ड, 7 सिल्वर, 10 ब्रॉन्ज मिले हैं। बीते दिन यानी मंगलवार को भारतीय प्लेयर्स ने 5 नए मेडल हासिल किए। उससे पहले चौथे दिन जेवलिन थ्रो और हाई जंप में 2 सिल्वर, 2 ब्रॉन्ज मिले। इसी तरह विमेन्स 400 मीटर में सबसे ज्यादा दीप्ति जिम्बाजी ब्रॉन्ज जीतने में कामयाब रही। जेवलिन थ्रो में अजीत सिंह को सिल्वर, सुंदर सिंह को ब्रॉन्ज, हाई जंप में शरद कुमार को सिल्वर, मरियप्पन ने ब्रॉन्ज अपने नाम किया है। देखिए, सुंदर सिंह ने 64.96 मीटर के थ्रो के साथ कांस्य पदक जीता है। सुंदर सिंह मजबूत हौसलों की एक मिसाल है, जिन्होंने 2012 में जेवलिन स्पर्धाओं में हिस्सा लेना शुरू किया और सुंदर सिंह ने नेशनल जूनियर लेवल पर अपना दमखम दिखाया। लेकिन साल 2015 में एक हादसे ने उनकी जिंदगी बदल दी। इस हादसे में उन्हें एक हाथ गंवाना पड़ा। असल में टिन की चादर गिरने की वजह से उनका जो बायां हाथ है वो जख्मी हो गया था और इस हादसे के बाद वो पूरी तरीके से टूट गए थे। लेकिन तभी उन्हें पैरालंपिक के बारे में पता चला और बिना कुछ सोचे वो तैयारी में जुट गए और महावीर सैनी की कोचिंग में खुद को नए युद्ध के लिए उन्होंने तैयार किया और सफलता की अब सीढ़ी उन्होंने प्राप्त की है। पैरालंपिक्स में कमाल करने वाले अजीत सिंह का सफर भी चुनौतियों से भरा रहा, क्योंकि 2017 में अपने दोस्त को बचाते हुए उन्हें अपना हाथ गंवाना पड़ा था। रेल दुर्घटना में हाथ गंवाने के बाद उन्होंने हार नहीं मानी और हिम्मत बटोरी। फिर खुद को पैरालंपिक के लिए तैयार किया, खुद को साबित करके दिखाया। पैरालंपिक में 65.62 मीटर थ्रो फेंककर सिल्वर मेडल जीतने वाले अजीत फिजिकल एजुकेशन से पीएचडी कर रहे हैं। बात कुछ और खबरों की हो जाए। बात होगी अब बहराइच की, जो पिछले 49 दिनों से भेड़ियों की दहशत में लगातार जी रहा है। रात को अंधेरा होता है तो लोग अपने घरों में कैद हो जाते हैं। कहीं आना जाना हो तो लोग झुंड बनाकर जाते हैं। यह बहराइच के लगभग 50 गांवों की अब कहानी बन चुकी है। हालांकि भेड़ियों को पकड़ने के लिए सरकार की तरफ से तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। आधी रात को भी पुलिस वाले जो है गांव में हथियार लेकर गश्त लगाते हुए आपको नजर आएंगे। 3 तस्वीरें देखिए। आधी रात को पुलिस की गाड़ियां सायरन बजाते हुए लोगों को अलर्ट रहने की हिदायत देती हुई नजर आती हैं। दूसरी तरफ इतने हादसे होने के बाद भी कई लोग घरों से बाहर अब सो रहे हैं। ये इतना डेंजरस है। इतना ही नहीं, कई मकानों में ना तो दरवाजे हैं ना खिड़कियां। ऐसे लोगों की देखरेख के लिए गांव के युवाओं की टोली अब लगातार पहरा देती हुई नजर आ रही। तस्वीरें देखिए।
तस्वीरें अपने आप में सब कुछ बयां कर रही हैं कि वक्त तो बीतता जा रहा है लेकिन भेड़िए अब तक पकड़े नहीं गए। 2 खूंखार भेड़िए अभी भी मौजूद हैं सिर्फ बहराइच और आसपास के तमाम गांवों में, और लोगों में दहशत इस कदर है कि अभी भी देखिए बहराइच किस कदर खौफ में है, इसी को समझाने के लिए हमारी टीम आधी रात को एक गांव में पहुंची। रात के वक्त वहां ना तो स्ट्रीट लाइट दिखी और ना ही कोई गांव वाला। हाँ, गांव वालों को अलर्ट करने के लिए पुलिस की टीम राउंड लगाती हुई जरूर नजर आई। महासी इलाका है जहां मौजूद हैं, और जब हम यहां पर निकलते हैं तो हमें पुलिस की पेट्रोलिंग गाड़ी यहां पर नजर आती है, जो यहां इसलिए तैनात की गई है ये क्योंकि भेड़िया का कहर बढ़ा है। और ये गाड़ी से तमाम पुलिस वाले गांव-गांव जाते हैं पता करने के लिए कहीं कोई हमला तो नहीं हुआ है, या अगर कोई हमला होने के चांसेस हैं, भेड़िया दिखेगा तो वन विभाग को सूचित करते हैं। तमाम अधिकारी उनसे बात करेंगे। सर, आप लोग की क्या ड्यूटी लगाई गई है, आप लोग कहाँ-कहाँ जाते हैं और कैसे भेड़ियों को लेकर गश्त कर रहे हैं? हाँ सर, जो है ये जोन में लगाया गया है 4 टीमों में, और हर टीमों में जो है 4-4, 5-5, 6-6 गाँव, 8 गाँव लगे हुए हैं। रात भर हम हर गांव में भ्रमण करते हैं, जनता को जागरूक करते हैं भेड़िए से संबंध में कि अपनी सुरक्षा जागते रहो और घर के अंदर बच्चों को रखें और अपने भी सुरक्षित रहें और जो है जागते रहें जो है। तो भेड़िया अगर आप लोगों को कहीं दिखता है, जैसे मान लीजिए आप निकल रहे हैं, तो आप क्या करते हैं? भेड़िया दिखता है तो फिर सर जो है आगे जा करके उसे दिखता का जो है और जनता को बताते हैं कि जो है कि आप भाई भेड़िया गांव के इर्द गिर्द दिखाई दिया है और सभी लोग सतर्क रहो और अपने अपने घर में। सायरन भी इसमें आप लोग प्ले करते हैं? हाँ, सायरन है, सायरन। इस तरह के एक बार दिखा देंगे सर? बजाइए हो, सायरन बजाइए। अच्छा, ये अलर्ट करने के लिए गाँव? ये अलर्ट करने के लिए हर गांव में जब निकलते हैं सायरन हम बजाते हुए निकलते हैं और गांव में पहुंच करके गांव में गश्त करके सारे लोगों की भेड़िया के संबंध में जो है गाँव जाने वाले लगभग ये जा रहे हैं हम मनसापुरवा पीछे। तमाम पुलिस के अधिकारी हैं, सिपाही भी हैं, दरोगा भी हैं, तमाम अधिकारी हैं जो गश्त कर रहे हैं। और आप लोग निकल सकते हैं तो देख सकते हैं आप यहाँ पर ये इस तरह की गाड़ियां हैं, इस तरह की गाड़ियां हैं। और यहाँ पर आप तस्वीरें देखिए कि महसी का ये पूरा इलाका है, पीछे पूरा सन्नाटा, पूरी प्लेन रोड, और यहाँ पर ये गाड़ी गश्त के लिए गांव में जा रही है। नरभक्षी भेड़ियों के आतंक से जल्द मुक्त होगा बहराइच। भेड़ियों के सफाई को लेकर सरकार का स्पेशल प्लान। आदमखोर भेड़ियों के आतंक का अब होगा अंत। बहराइच के लगभग 40 से ज्यादा गांव पिछले 49 दिनों से भेड़ियों के डर और खौफ के साए में जी रहे हैं। न आंखों में नींद है, न जिंदगी में सुकून। हर वक्त भेड़ियों का डर सता रहा है, लेकिन अब और नहीं, क्योंकि योगी सरकार ने आदमखोरों की सफाई का फुल प्रूफ प्लान तैयार कर लिया है, जिसके मुताबिक भेड़ियों से प्रभावित इलाकों को 4 सेक्टर्स में बांटा गया है। हर सेक्टर में एक टीम को तैनात किया गया है जो इलाके में गश्त करती रहेगी। इस टीम का मूवमेंट रात के अंधेरे में भी होगा। टीम की हर गाड़ी में ट्रैंक्विलाइजर गन के साथ एक और बंदूक भी होगी। हालांकि अब तक भेड़ियों को पकड़ने के लिए की गई तमाम कोशिशें नाकाफी ही साबित हुई हैं, जबकि भेड़ियों के हमले लगातार जारी हैं। ऐसे में भेड़िए के आतंक और गांव वालों की बढ़ती परेशानी को देखते हुए योगी सरकार एक्शन में आ गई है और एक विशेष टीम तैयार की गई है, जिसमें 2 रेंजरों समेत 10 सदस्य होंगे। इस टीम को भेड़ियों को ट्रैंक्विलाइज करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। अगर भेड़िए ट्रैंक्विलाइज नहीं हुए तो उन्हें मारने के भी आदेश दिए गए हैं। इस टीम में वन विभाग से रेंजर, पशु चिकित्सक, वन सुरक्षा अधिकारी शामिल हैं। पहले भेड़ियों को ट्रैंक्विलाइज कर काबू करने का प्रयास किया जाएगा, लेकिन नाकाम होने पर उन्हें गोली मारने का आदेश भी जारी किया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार भेड़िए के मामले में लखनऊ में बैठकें ले रहे हैं और दिशा निर्देश अधिकारियों को साफ दे दिए गए हैं कि इस मामले को संजीदगी से देखें। न केवल बहराइच बल्कि जो अन्य आसपास के जिले हैं, पीलीभीत, लखीमपुर, गोंडा, जहां बाराबंकी, जहां पर इस तरह की खबरें आ रही हैं, जहां जानवर
इंसानों को निशाना बना रहे हैं, वहां पर अधिकारियों को ग्राउंड पर जाने का निर्देश मुख्यमंत्री ने दिया है और जो सक्सेस रेट है उसे बढ़ाने का निर्देश भी दिया है। एडिशनल फोर्सेस भी दी गई हैं, चाहे पुलिस की हो चाहे वन विभाग की हो। और मुख्यमंत्री ने एक बात साफ कर दी है और कह दिया है कि अगर आपके रूल बुक के हिसाब से जो सारी चीजें हैं वो करने के बाद भी भेड़िया पकड़ में नहीं आता है तो फिर शूट एंड साइट के ऑर्डर्स मुख्यमंत्री की तरफ से साफ दिए गए हैं। अब देखना यह है इस तरह के आदेशों के बाद क्या भेड़िए का आतंक बहराइच में या अन्य जगहों पर खत्म होगा। भेड़ियों के खौफ से जूझती करीब 50,000 लोगों की आबादी की परेशानी को देखते हुए योगी आदित्यनाथ ने हाई लेवल बैठक की, जिसमें और भी कई अहम फैसले लिए गए। बैठक में संवेदनशील जिलों में गांव वालों के बीच भेड़िए के हमले को लेकर जागरूकता अभियान चलाने को कहा गया है। इसके अलावा प्रभावित इलाकों में नाइट पेट्रोलिंग में तेजी और गहनता बढ़ाने को कहा गया है। इसके अलावा गांव वालों को हमले की सूरत में रेस्क्यू ऑपरेशन की ट्रेनिंग देने को भी कहा गया है। वहीं गांव वालों को भेड़ियों से बचाने के लिए सीएम ने प्रशासन को ज्यादा संवेदनशील इलाकों में इलेक्ट्रिक फेंसिंग के आदेश भी दिए हैं। और हमने तय किया है फॉरेस्ट विभाग, पुलिस विभाग, रेवेन्यू, हमारे पंचायती राज, शिक्षा विभाग और सभी विभागों से मिलकर हमें लोगों के अंदर अवेयरनेस जागृत करनी है कि अपने आप को बचो। रात में अकेले दुकेले जंगल के पास मत जाओ, रात में अकेले दुकेले पानी लगाने मत जाओ खेत में। और लाइट के लिए हमने कहा है कि गांवों में जो संवेदनशील है, जहां पे इस तरह के केसेस ज्यादा हो रहे हैं, वहां पे लाइट रहे, रात में लाइट की कटौती वहां पर ना हो। और लोगों से कहा है लाठी डंडा लेके चलो, अकेले मत जाओ। आदमखोरों के खिलाफ योगी सरकार एक्शन में है। प्रभावित इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन को तेज किया जा रहा है। उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही बाकी बचे 2 भेड़िए पकड़े जाएंगे और खौफ का खात्मा होगा। बहराइच से समर्थ श्रीवास्तव, गुड न्यूज टुडे। चलिए अब हम आपको दिखाते हैं रात 1 बजे कैसे हैं बहराइच के हालात। आपको जानकर हैरानी होगी कि कितने हमलों के बाद भी लोग घरों के बाहर सो रहे हैं। कई मकानों पर तो दरवाजे तक नहीं लगे हैं, लेकिन भेड़ियों के बढ़ते हमलों से अब बहराइच में दरवाजों की डिमांड बढ़ गई है। रात लगभग 1 बजे का समय और हमारी मौजूदगी इस वक्त मनसापुरवा गांव में है। आप देख सकते हैं पुलिस की टीम के साथ साथ अन्य विभागों के कर्मचारी भी यहाँ कॉम्बिंग कर रहे हैं। देर रात का समय है, एक गांव है जहां अभी भी आप देखें तो पहली तस्वीर कि यहाँ पे आपको मैं दिखाऊं जो चर्चा थी, यहाँ पर बाहर अभी भी सो रहे हैं। ये देख सकते हैं आप, ये बाहर एक चारपाई पड़ी है और यहाँ पर ये सो रहे हैं। और इनके घर में भी अभी आप देखिए रात का समय हम दिखाने रियलिटी चेक करने भी आए हैं, कोई दरवाजा नहीं लगा है। बड़ी बात यही है, बड़ी कहानी यही है कि कोई दरवाजा इनके घर में भी नहीं लगा है और यहाँ बाहर ये सो रहे हैं। यानी कि नंबर 1 हिदायत जो दी गई थी घरों के अंदर रहें वो पालन नहीं हो रहा है। नंबर 2 ये कि दरवाजे लगने के जो दावे थे वो खोखले यहाँ पर नजर आ रहे हैं। अब आगे तस्वीर आपको यहाँ की दिखाते हैं जहाँ तमाम पुलिस के अधिकारी देखिए देर रात को गश्त कर रहे हैं, कॉम्बिंग कर रहे हैं और समझा रहे हैं लोगों को कि आप अपने घरों में रहिए। देखिए हम इस वक्त ग्राउंड जीरो पर हैं और एक तस्वीर आपको यहां से दिखा रहे हैं। एक तरफ यूपी के बहराइच में ऑपरेशन भेड़िया जंगी रफ्तार से अंजाम तक पहुंच रहा है। सरकार और प्रशासन के स्तर पर हर मुमकिन कोशिश की जा रही है कि खुले घूम रहे आदमखोर भेड़ियों को जल्द से जल्द पकड़ा जा सके। लेकिन फिलहाल तो भेड़ियों का खौफ लोगों पर इस हद तक हावी है कि वो ना तो सो रहे हैं और ना ही चैन की सांस ले पा रहे हैं। दिन का उजाला हो या फिर रात का अंधेरा, अपने परिवार की सुरक्षा के लिए लोगों ने अब खुद भी मोर्चा संभाल लिया है। लोग जी रात भर जगते हैं और अपने बच्चन कहाँ आड़े में किसी तरह के जैसा टूटा फूटा घर बना है, किसी प्रकार के उनका भीतर की जात है और हम लोग रात भर बैठे रहते हैं लाठी डंडा लिए। रोज आता है, 20 दिन आता है कि एक दिन की हार जा हो कि नहीं होता है, तो हम सब बच्चा के यहाँ रोज अरे संभालते हैं अपने बूथ। हम लोग दिन रात जागते हैं बराबर, कभी घंटा खान सोते हैं दिन में और अपने बच्चों का देखभाल करते हैं। घर में बच्चों को रखते हैं, हम लोग बराबर पहरा देते हैं।
पर डे जैसे शाम के 6-7 बजता है, जैसे अंधेला होने लगता है, वैसे हम लोग खा पी के अपने अपने बच्चों को, जैसे घर में दरवाजा लगा है या पल्ला लगा है तो हम लोग उनमें बच्चों को कर देते हैं, वैसे जैसे अपने निगरानी में कर लेते हैं। फिर अच्छे से ड्यूटी करते हैं, हम लोग साथ में जागते हैं। रात में वन विभाग वाली टीम आती है, वो लोग भी ड्यूटी देते हैं, फिर हम लोग बराबर जागते रहते हैं। हालांकि सरकार और प्रशासन मुस्तैद है, वन विभाग से लेकर तमाम टीमें भेड़ियों को पकड़ने में जुटी हैं, लेकिन दूसरी तरफ गांव के लोगों को भी जागरूक किया जा रहा है। उन्हें बताया जा रहा है कि कैसे अपने परिवार की रक्षा करनी है और किस तरह उन्हें महफूज रखना है। उसमें किसी प्रकार की समझौता या लापरवाही ना करिए। बता रहे हैं कि जैसे घर में रहो, सुरक्षित रहो, घर के अंदर जो रहो अपने दरवाजा बंद करके रखो, छत पे लेटो, अगर व्यवस्था नहीं है तो अगर पास पड़ोस में जिसका हो तो उसके घर में लेटो। जिनके पास दरवाजा नहीं उनके लिए क्या बताया जा रहा है? वो लोग जो है जैसे टटरा टाइप का बांध लेते हैं और उसको लगा के खटिया उटिया लगा के फिर लेटते हैं। सारी रात पूरी टीम लगा के जागा जात है और सबका जगावा जाता है, कोई सोए ना दिन जाते, जिसका सोवे के तो कोई छत के ऊपर सोवे, घर के अंदर सोवे, और बाकी जागे तो बैठे। 4 लोग मान लिया बैठे तो एक आदमी 2 आदमी जागे, 2 आदमी सो सके। इन तमाम कोशिशों के दरमियान बहराइच में भेड़ियों के खतरे के चलते लकड़ी के दरवाजों की मांग बढ़ गई है। भेड़िए प्रभावित क्षेत्रों में बनी फर्नीचर की दुकानों पर हर दिन के हिसाब से 20 से 25 दरवाजों के ऑर्डर आ रहे हैं। लोग लकड़ी के साथ ही लोहे के दरवाजों का भी ऑर्डर दे रहे हैं। अपने घरों के बाहर दरवाजों को लगा रहे हैं जिससे उनका परिवार सुरक्षित रह सके। हालांकि तमाम कोशिशें जारी हैं और उम्मीद है कि जल्द ही आदमखोर भेड़ियों के खौफ का अंत होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रुनेई और सिंगापुर के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। वो आज ब्रुनेई के प्रधानमंत्री और सुल्तान हाजी हसनल बोलकिया से मुलाकात करेंगे। कहा जा रहा है कि इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ब्रुनेई के सुल्तान के महल में उनके साथ लंच भी करेंगे। सुल्तान का महल किसी भी राष्ट्र अध्यक्ष के निवास से पूरी तरह से अलग है। दुनिया का सबसे बड़ा महल 2 मिलियन वर्ग फीट में फैला हुआ है। इसमें करीब 1700 कमरे हैं। 22 कैरेट सोने का गुंबद है। ब्रुनेई बोर्निया द्वीप पर स्थित है, जो सिक्किम और त्रिपुरा जैसे भारतीय राज्यों से छोटा है, लेकिन इसके सुल्तान की अथाह संपत्ति और लग्जरी लाइफस्टाइल ने बार बार दुनिया भर की नजरें अपनी तरफ खींची हैं। इस द्विपक्षीय वार्ता के बाद वो सिंगापुर के दौरे पर रवाना हो जाएंगे। और आइए अब आपको ब्रुनेई के सुल्तान हसनल बोलकिया की जिंदगी के बारे में आपको बताते हैं, जो अपनी शानदार जीवन शैली के लिए जाने जाते हैं। सबसे पहले आपको सुल्तान हसनल के शाही महल के बारे में बताते हैं। देखिए, जिसका नाम है इस्ताना नूरुल ईमान, और इसका नाम जो है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है। क्यों दर्ज है ये जान लीजिए। इस पैलेस को 1984 में 2387 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया था। जानकर हैरानी होगी कि ये महल 20 लाख स्क्वायर फीट के क्षेत्र में फैला है। यहाँ देखिए, जिसमें 1788 कमरे हैं और 257 बाथरूम। महल का जो डूम है वो 22 कैरेट सोने से पूरी तरीके से जड़ा गया था। 5 स्विमिंग पूल हैं, 110 गैरेज हैं। यही नहीं, पोलो के खेल में दौड़ने वाले 200 घोड़ों के लिए एयर कंडीशन स्तबल भी है। जी हाँ, साथ ही साथ देखिए, ब्रुनेई के सुल्तान का महल जो है दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा महल है। देखिए, ब्रुनेई के सुल्तान हसनल की लग्जरी कार कलेक्शन के बारे में भी आप जानकर हैरान हो जाएंगे। इनके पास कारों का जखीरा है और साथ ही में आलीशान प्राइवेट जेट्स भी इसमें शामिल है। सुल्तान के पास 7000 से ज्यादा लग्जरी और शानदार गाड़ियां हैं। यहाँ देखिए, जिसमें 600 रोल्स रॉयस हैं, 450 फरारी, 380 बेंटली, 11 मैक्लेरेन F1S, 6 पोर्शे, 962 mm, 132 पोइन गेंग्स उनके कार कलेक्शन में शामिल है। इसके अलावा गोल्ड प्लेटेड रोल्स रॉयस भी इसमें शामिल है, जो खास मौकों पर प्रयोग की जाती है। यहाँ देखिए, साथ ही साथ एक फरारी 456 GT वेनिस भी इसमें शुमार है, जो दुनिया में सिर्फ 7 लोगों के पास है। सुल्तान के पास अपनी निजी एयरलाइन भी है। साथ ही साथ एक बोइंग 747-400, एक बोइंग 767-200 और एक एयरबस A340-200 है। देखिए, इससे पहले मंगलवार को ब्रुनेई पहुंचने पर प्रधानमंत्री का जोरदार स्वागत हुआ। ब्रुनेई दौरे के पहले दिन प्रधानमंत्री मोदी ने यहां भारतीय उच्चायोग के नए कार्यालय का उद्घाटन किया। इसके अलावा वो यहां मशहूर
उमर अली सैफुद्दीन मस्जिद देखने भी गए। ये तस्वीरें पीएम मोदी की ब्रुनेई यात्रा की हैं, जहां वो दोनों देशों के कूटनीतिक संबंधों को नया मुकाम देने पहुंचे हैं। मंगलवार को जब पीएम मोदी ब्रुनेई के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरे तो उनके स्वागत के लिए क्राउन प्रिंस हाजी अल मुहतादी बिल्लाह वहां पहले से मौजूद थे। उन्होंने गर्मजोशी से पीएम मोदी का स्वागत किया। यहाँ पीएम मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इस औपचारिक स्वागत के बाद जब पीएम मोदी ब्रुनेई की राजधानी बंदर सेरी बेगवान के एक होटल पहुंचे तो यहाँ उनका स्वागत ढोल नगाड़ों से हुआ। दरअसल यहाँ पहले से ही बड़ी तादाद में भारतीय समुदाय के लोग उनके स्वागत के लिए कतार में खड़े थे। कोई उनके साथ सेल्फी लेने को बेताब दिखा तो कोई उनसे हाथ मिलाने को। बच्चों में पीएम मोदी के ऑटोग्राफ लेने की होड़ थी, क्योंकि रात भर जागकर उन्होंने पीएम मोदी की तस्वीर बनाई थी, उन्हें ये तस्वीर दिखानी थी। इस दौरान पीएम मोदी छोटे बच्चों को गोद में उठाकर उन्हें प्यार करते नजर आए। वहीं पीएम मोदी सिर झुकाकर बुजुर्ग महिलाओं से आशीर्वाद लेते भी दिखे। जी बहुत अच्छा लगा। आते ही उन्होंने बच्चों के पेंटिंग को देखा, बहुत ही सराहाया और उनको उन्होंने हस्ताक्षर दिया है। ये मेरी छोटी बेटी का पेंटिंग है, कल रात से बना रही थी और उसको हस्ताक्षर मिला। और ये मेरी बड़ी बेटी का पेंटिंग है और इसको भी हस्ताक्षर मिला है। उसके बाद मैंने मोदी जी को भारत ब्रुनेई की दोस्ती दिखाते हुए उनके स्वागत में एक श्लोक लिखा था जो उन्हें बहुत पसंद आया और उन्होंने यहाँ पे हस्ताक्षर किया। कैसा लगा मोदी जी? बहुत जी बहुत अच्छा लगा, बहुत खुश हूँ, सफल हो गया उनसे मिलना। प्रधानमंत्री पहले हमारे पास आए और उन्होंने हमसे बात की, बच्चों के पेंटिंग को सराहा उन्होंने और उन्होंने साइन किया उस चीज़ को, तो हमें बहुत अच्छा लगा। हम लोग यहाँ 3-4 घंटे से खड़े हुए, लेकिन हमारी पूरी थकान चली गई। पीएम मोदी ऐसे पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं जो पिछले 40 सालों में द्विपक्षीय संबंधों को मजबूती देने के मकसद से ब्रुनेई पहुंचे हैं। ऐसे में पीएम मोदी ने यहाँ भारतीय उच्चायोग के नए कार्यालय का उद्घाटन भी किया। इस दौरान बड़ी तादाद में भारतीय समुदाय के लोग यहाँ मौजूद रहे। यहाँ भी पीएम मोदी से मुलाकात को लेकर लोगों में वही उत्साह दिखा। आंध्र प्रदेश की वैष्णवी और यूपी की यशिका के लिए तो मानो पीएम मोदी से मिलना एक सपने के सच होने जैसा है। I was pretty shocked. It was amazing. It's like a once in a lifetime opportunity and you rarely get to see this, so it was really amazing. बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। हमने प्राइम मिनिस्टर मोदी के बारे में न्यूज़ में सुना था और अभी यहाँ उनका होना is a dream come true. अपनी यात्रा के पहले दिन पीएम मोदी यहाँ मशहूर उमर अली सैफुद्दीन मस्जिद देखने भी गए। यहाँ ब्रुनेई के धार्मिक मामलों के मंत्री पेहिन दातो उस्ताज अवंग बदरुद्दीन ने पीएम मोदी का स्वागत किया। यहाँ उन्होंने एक वीडियो भी देखा जिसमें मस्जिद के इतिहास को दिखाया गया था। इस दौरान वहाँ के स्वास्थ्य मंत्री मोहम्मद ईशाम भी मौजूद रहे। ब्रुनेई में अपने तय कार्यक्रमों के बाद पीएम मोदी ने फुर्सत निकालकर पेरिस पैरालंपिक में मेडल जीतने वाले एथलीटों से भी बात की। सोशल मीडिया पर उन्होंने इसका जिक्र भी किया है और खिलाड़ियों से बात करते हुए तस्वीर शेयर की है। पीएम मोदी ने लिखा, भारत को अपने एथलीटों पर गर्व है। पीएम मोदी ऐसे समय ब्रुनेई दौरे पर हैं जब भारत और ब्रुनेई अपने कूटनीतिक संबंधों के 40 साल को सेलिब्रेट कर रहा है। ऐसे में माना जा रहा है कि पीएम मोदी के इस दौरे से दोनों देशों के बीच रक्षा, व्यापार, निवेश, ऊर्जा और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में सहयोग के साथ साथ सांस्कृतिक संबंध भी मजबूत होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और आइए आपको लेकर चलते हैं लखनऊ, जहां पर आज से 3 दिनों के सशस्त्र सैन्य समारोह की शुरुआत हो चुकी है। 3 दिनों के समारोह में भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना के नए सैन्य उपकरणों, हेलीकॉप्टर्स, टैंक और तोप की प्रदर्शनी लगाई गई है। साथ ही साथ सेना के जवानों ने अपने रण कौशल का भी शानदार प्रदर्शन किया।
पैराशूट से उतरे जवानों का ताबड़तोड़ एक्शन भी है, ड्रोन से बरसते गोले भी हैं, एयरफोर्स के फाइटर जेट का फ्लाई पास भी है और रोबोटिक म्यूल का हैरत अंगेज कमाल भी है। एक्शन से भरपूर ये तस्वीरें लखनऊ से आई हैं, जहां 3 दिनों के सशस्त्र सैन्य समारोह की शुरुआत कुछ इस अंदाज में हुई है। इस समारोह के उद्घाटन में प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पहुंचे, जिनकी मौजूदगी में सेना के जवानों ने एक से बढ़कर एक हैरत अंगेज ऑपरेशन करके दिखाए। चाहे दुश्मन के इलाके में घुसकर ऑपरेशन को अंजाम देना हो या फिर दुश्मन के किसी भी हमले को पलक झपकते ही नाकाम करना हो। दुश्मन के इलाके में सेंध लगाते हुए हमारे जाबाज सिपाही और इसी बीच आप अपना ध्यान बाईं तरफ रखते हैं, हमेशा की तरह। इन जवानों ने अपने पराक्रम के प्रदर्शन से देखने वालों को रोमांचित कर दिया। इसके अलावा सेना के हॉर्स एंड डॉग शो ने समारोह में आए लोगों की खूब तालियां बटोरी। आप देख सकते हैं भाई और दाएं अपने शिकार को गिरफ्त में लेते हुए और जिप्सी के अंदर दाखिल हो चुका है हमारे सूरवीर सिपाही। लेकिन जब आ रही रोबोटिक म्यूल की आई तो सेना के इस नए सूरमा ने दर्शकों का सबसे ज्यादा ध्यान अपनी ओर खींचा। 4 पैरों वाला ये रोबोट कोई मामूली रोबोट नहीं, बल्कि ये आतंकवाद विरोधी अभियानों या फिर सेना के किसी दूसरे ऑपरेशन में अहम भूमिका निभाने की खूबी रखता है। ये पूरी तरह से स्वदेशी है, जिसके जरिए दुश्मन के ठिकानों की निगरानी की जा सकती है और मौका मिलते ही दुश्मन पर गोली भी दागी जा सकती है। सेना के पास ऐसे अत्याधुनिक उपकरण भी हैं जो अलग अलग ऑपरेशंस में सेना का साथ देते हैं। उसी में से एक मेरे सामने है रोबोटिक म्यूल। ये अभी खासतौर पर ऐड किया गया है, सेना के अलग अलग यूनिट्स को दिया गया है और ये इस तरह से ऑपरेट करता है कि अगर कोई घर के अंदर या किसी बिल्डिंग के अंदर कुछ मिलिटेंट्स हों तो उनके खिलाफ ये ऑपरेशन कर सकता है और उसमें ये सेना की मदद कर सकता है। ये हमारे पास टैब है जिसकी मदद से हम इसको कहीं दूर से भी हम इसे ऑपरेट कर सकते हैं, तो इसीलिए ये मल्टी यूटिलिटी म्यूल सिस्टम है, ताकि हमारे को रूम इंटरवेंशन हो या कोई सर्विलेंस। ओके, जैसे ये आगे हो रहा है, आगे फॉरवर्ड कहीं भी हमारे को ले जाना हो जहाँ से हम दूर से बैठे हुए हम दिखा सकते हैं। इसे हम पीछे कर सकते हैं, फिर हम इसे रोल कर सकते हैं, पूरे 360 डिग्री में रोल कर सकते हैं हम इसे। लेकिन इस तरह के इक्विपमेंट से कितनी मदद मिलती है? इससे यह मेक इन इंडिया के तहत बनाया गया इंडिजीनियस रोबोट है, जिसकी मदद से हम रूम इंटरवेंशन और अपने आप को कवर करते हुए दुश्मन के नज़दीक से नज़दीक पहुंच सकते हैं, जिसकी वजह से हमें कैजुअलिटी नहीं होने का ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि इससे पहले जब तक ये नहीं था तब तक रूम इंटरवेंशन या फिर खुद को हम कवर नहीं कर पाते थे। अब इसकी मदद से हम दुश्मन के सबसे नज़दीक जाके अपने आप को कवर करते हुए इसके ऊपर माउंट एक राइफल को माउंट किया जा सकता है, जिसकी मदद से यह रोबोट दुश्मन के नज़दीक से नज़दीक जाएगा और दुश्मन को डिस्ट्रॉय कर सकता है। 3 दिनों के इस सशस्त्र सैन्य समारोह में सेना के साजो सामान की एक प्रदर्शनी भी लगाई गई है, जिसमें रडार, टैंक, मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर और मिसाइल जैसे हथियारों को रखा गया है। सेना के इस आधुनिक साजो सामान को करीब से देखकर और उनकी खूबियों को जानकर लोग भी बहुत उत्साहित हैं, खासकर समारोह में आए ये बच्चे। जल, थल और नभ पर जिसका कब्जा है वो है भारतीय सेना। भारतीय सेना अद्वितीय है और इसलिए देश के 140 करोड़ लोग भारतीय सेना की ओर गर्व से देखते हैं, उम्मीद से देखते हैं। और जब जब ऐसा मौका आया है तो भारतीय सेना ने अपने उन उपकरणों के साथ, जिसमें टैंक्स भी शामिल है, दूसरे उपकरण भी शामिल हैं, एक तरह से लोगों को गर्व करने का मौका दिया है। सैनिकों की जाबाजी तो है ही। जो लखनऊ में प्रदर्शनी है चल रही है समय सशस्त्र सेना महोत्सव पर, वो हम अभी देख रहे हैं कि इसमें ये टैंक है। टैंक इतना भव्य है कि इसको जो स्टूडेंट्स आए हैं वो भी देख रहे हैं और जो सेना के प्रतिनिधि हैं उनको समझा रहे हैं। पहले तो ये सब चीजें वैसे मूवीज में या न्यूज चैनल्स में दिखती थी, बट सामने देखने में कितना डिफरेंट ये लग रहा है। इट इज कम्प्लीटली लाइक अ ड्रीम। जब भी हम इंडियन आर्मी के बारे में सोचते हैं या फिर जब भी उनको देखते हैं तो जो उत्साह उत्पन्न होता है हमारे अंदर, तो वो हमने कभी भी ऐसे देखा नहीं। जब आज हम इन चीज़ों को, इन उपकरणों को देख रहे हैं तो हमारे अंदर जो उत्साह उत्पन्न हो रहा है, तो उससे मुझे ये लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो बच्चे हैं वो आर्मी में आना चाहेंगे। पहले देखे आपने? पहले तो आज तक नहीं देखे थे मैंने, मगर आज देख के अपने वैज्ञानिकों पे बहुत ज़्यादा गर्व हो रहा है मुझे और अपनी सेना की इतनी मेहनत पे भी बहुत गर्व हुआ है मुझे।
लखनऊ छावनी के सूर्या खेल परिसर में ये सशस्त्र सैन्य समारोह 5 सितंबर तक चलेगा। देश के 140 करोड़ लोग पूरी तरह से गर्व करते हैं भारतीय सेना पर, लेकिन भारतीय सेना के बारे में जानकारी और उन उपकरणों के बारे में जानकारी होना अपने आप में यहाँ के लोगों को बहुत एक अलग तरह का अनुभव देगा। इस उम्मीद के साथ इस प्रदर्शनी को लगाया गया है।